हेलो बच्चों, आप सबका केंद्रित एकेडमी में स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स का मेंटर प्रकाश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने नए चैनल में। इस नए चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों के अच्छे से अच्छे गुणवत्ता वाला एजुकेशन प्रोवाइड करें। बच्चों को जो स्ट्रेसफुल रहते हैं उनको अच्छे से अच्छे तरीके से उनको समझाएं। उनको प्रयास रहे, हमारा यही है, हमारे टीम का भी प्रयास यही है कि हम सारे बच्चों के एक पढ़ाई के मूल धारा में लाएं। जो पढ़ाई से फिजिक्स से बचना चाहते हैं उनको भी हम जिज्ञासु बनाएं, जिज्ञासा से आए, पढ़े और हमारे क्लास को करके अपने ज्ञान को जरूर बढ़ाएं। हम अब बच्चों और बच्चे के अभिभावक से भी अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप भी कुछ सीखें ताकि अपने बच्चों को सही राह दिखाएं, गाइड करें, जिससे वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में भी हम सारे कुछ डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। हमारा मेन बेसिक आज का सिस्टम है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही फोकस करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ऐसा यूनिट ऑफ करेंट है क्या। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट को पहले जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो बच्चों आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। और इसको और अच्छे से हम बोले तो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? आई से। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? क्यू से। और बच्चों एक बात बताओ, चार्ज यहां हम बात कर रहे हैं, चार्ज तो दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो बताओ यहां हम किस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं? बच्चों तुम लोग एकदम सही गेस किए हो, हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के जगह पे हमको क्या यूज करना है? इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। ओके, तो यहां पे करंट का फॉर्मूला क्या बनता है? चार्ज बाय टाइम। और तुम बच्चों जानते हो कि चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सी से, टाइम को सेकंड से, और ये हमारा बन जाता है कूलम पर सेकंड। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में गहन जो पढ़ाई किए थे वो थे हमारे एम्पियर। एम्पियर भैया बोलिए, चाचा बोलिए, सब एक ही है। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, जैसे तुम लोग अपने सर को गुरुजी बोलते हो, वैसे हम लोग भी एम्पियर चाचा को ये कूलम पर सेकंड से हटा के इनका जो नाम है वो हम क्या रख दिए? एम्पियर, ताकि ये जनरेशन तक हम उनका नाम को स्मरण कर सके। तो अब हमको पता चल गया कि ऐसा यूनिट का करंट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? एम्पियर है। तो बच्चों एम्पियर तो मेरा सही ऑप्शन है, लेकिन वोल्ट क्या है? आपको पता है कि वोल्ट आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओम पढ़े हो आप लोग कि ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ऐसा यूनिट। वैसे वाट क्या होता है? ये होता है पावर का, किसी भी तरह का पावर हो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। आई होप सारे बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में सही जानकारी मिला होगा। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। जब तुमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो होता है वोल्ट। जब तुमसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम। ओम का सिंबल कैसा होता है? ओम मतलब ओमेगा, इसको हम लोग ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे पावर का हम लोग पता है क्या होता है? वाट। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं पावर को। ठीक है बच्चों, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बाबू, हम लोग अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में ही देखे थे कि एक ऑप्शन था हमारे पास वोल्ट, वहीं पे हम अभी जस्ट बता भी रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या होता है? वोल्ट यूज करते हैं हम लोग। और वोल्ट यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है, वोल्ट जो है तुम मेजर करते हो किससे? वोल्टामीटर से। किससे मेजर करते हो? वोल्ट मीटर्स। ठीक है, किससे मेजर करते हो? वोल्ट मीटर से। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल है V। इसका सिंबल है V माइनस और प्लस। ठीक है, तो वोल्ट मीटर यूज करते हैं हम लोग क्या मेजर करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा रिलेटेड है किससे? ओम्स लॉ से। किससे रिलेटेड है? ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि R इक्वल टू क्या आता है? रॉ L बाई ए। अब देखो यहां से रेजिस्टेंस R जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किससे? लेंथ से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे? एरिया से। ठीक है, तो अब बताओ ये एरिया किस तरह का होता है? तो बच्चों ये याद रखो कि अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है या किसी भी तरह का कंडक्टर है, तो जो एरिया हम बात करते हैं वो ये एरिया है, और इस एरिया का एक स्पेशल नाम भी है, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है लेंथ तो होगा नहीं, क्योंकि उससे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेंसिटी से मतलब नहीं है रेजिस्टेंस को, और मेल्टिंग पॉइंट से भी नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? तो बाबू एक बात समझ जाओ, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शन की तरह है, बिल्कुल फ्रिक्शन की तरह है। जैसे फ्रिक्शन हम लोग को चलने कोई भी मोशन के अगेंस्ट काम करता है, वैसे ही तुम्हारा फ्रिक्शन जो है मोशन के अगेंस्ट में है। वैसे ही तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा, वो इलेक्ट्रॉन को मोशन को ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट करने का मतलब क्या है? उसको रोकता है, अपोज करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का अपोजिंग पावर है, पर रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी तुम्हारा प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? तो तुम समझ जाओ कि हमारे पास एक क्यूब है, मेटालिक या कंडक्टर का क्यूब, जिसका एरिया जो है, ये जो एरिया का बात कर रहे हैं, ये 1 मीटर स्क्वायर है, और इसका हाइट कितना है? 1 मीटर। ठीक है, तो एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब 1 मीटर है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक कंडक्टर जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 मीटर है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर 14 जूल ऑफ वर्क यूज हो रहा है, कर रहा है 2 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। अब समझो कि यहाँ पे हमारे पास है 2 कूलम ऑफ चार्ज, और उसको हम मूव करें यहाँ से यहाँ लाए, और इसमें हमारा कितना वर्क डन हो रहा है? 14 जूल। ठीक है, तो हमको पता करना है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां से यहां के बीच का प्रेशर पॉइंट कितना बन रहा है। ठीक है, प्रेशर पॉइंट जिसको हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, या इस 2 कूलम चार्ज को 14 जूल वर्क कराने के लिए क्या प्रेशर पॉइंट को हम लोग किए थे। तो हमको पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा W बाई क्यू। W क्या है तुम्हारा? वर्क डन 14/2, जो कि आ जाएगा तुम्हारा कितना? 7 वोल्ट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? हमारा सही उत्तर क्या हो जा रहा है यहाँ पे? 7 वोल्ट। क्या हो जा रहा है हमारा सही उत्तर? 7 वोल्ट। बच्चों इस चीज को याद रखना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के लिए, देखने के लिए बहुत ही आसान है, इजीली सॉल्व हो रहा है, लेकिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला के साथ साथ उसका एसआई यूनिट, उसका डेफिनेशन, सारा कुछ याद होना चाहिए। अब मान लो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा गया कि डिफाइन
1 वोल्ट, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? तो बच्चों डिफाइन करना काफी आसान है। डिफाइन हमेशा ही हम लोग फॉर्मूला के वजह के हेल्प से करते हैं किसी भी यूनिट को। अब देखो अगर हम वर्क को 1 जूल मान ले, ठीक है, और चार्ज को 1 कूलम मान ले, तो याद रखो कि जो वर्क डन हुआ 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में एक जगह से दूसरे जगह किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस वर्क को ही हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। अब इसको अच्छे से कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to move a unit charge from one point to another inside an electric field, then the potential difference is said to be 1 volt। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगर सीरीज सर्किट, तो बाबू सीरीज सर्किट का मतलब क्या होता है? सीरीज और पैरेलल दो तरह का हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े होंगे कि सीरीज और पैरेलल। यहां हमारे पास है कि सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज मतलब होता है क्या? सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक रेजिस्टेंस है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस है, चौथा रेजिस्टेंस है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा? टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब इस चीज को याद रखो आप लोग कि जब भी हम ये टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो है हर एक रेजिस्टेंस है, चाहे हम R2 ले, R3 ले, R4 ले या R1 ले, सबसे वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस है, सबको जोड़ के आ रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से सीरीज का रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो मोर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टर, बिल्कुल सही आंसर होगा। लेस देन द स्मॉलेस्ट, अब हमको पता है कि सबको जोड़ के जो भी नंबर आएगा वो सबसे बड़ा ही नंबर आएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन लार्जेस्ट। ठीक है, मोर देन लार्जेस्ट। तो बच्चों हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ पैरेलल सर्किट इफ वन appliance is switched off the current in others, what will happen to the other devices? What amount of current will flow? That we have to find in this question. So first of all, listen, if we have suppose three device connected, suppose we have one TV over here and one room heater and one fan। सी, अगर ये तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें और क्वेश्चन यही कर रहा है, सप्लाई मान लो कि हम लोग सबको वोल्ट दे रहे हैं 220 वोल्ट। हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर इसमें से कोई भी एक जो डिवाइस है वो काम करना बंद कर दे तो बाकी के डिवाइस में क्या करंट बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा। तो बच्चों अगर सपोज करो कि ये वाला फंक्शन जो है हमारा नहीं कर रहा, ये खत्म हो गया, इसमें करंट जा ही नहीं रहा है, ये जो सप्लाई है हमारा वो यहाँ पे ब्रेक कर गया, किसी भी कारणवश से ये ब्रेक कर गया, अब करंट इसमें नहीं जा रहा। बच्चों आपको पता है कि पैरेलल सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही सेम रहता है, मतलब यहाँ जो V जा रही है हमेशा 220 ही होगा। ठीक है, और यहाँ भी जो V है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस वो भी क्या होगा? 220 वोल्ट ही होगा, पर रेजिस्टेंस दोनों का क्या है? अलग अलग है, इसलिए जो करंट का जो तुम्हारा वैल्यू रहेगा वो होगा तुम्हारा क्या? करंट होता है V बाई R। तो देखो चूंकि रेजिस्टेंस भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, इसका मतलब करंट का वैल्यू भी जो पहले फ्लो करता था वही सेम करंट अभी भी फ्लो करेगा, मतलब कोई चेंज होगा ही नहीं, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? इट विल रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। A wire of resistance R is cut into 5 equal parts। कितने पार्ट में कट कर रहे हैं हम लोग? 5 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो हर एक पार्ट जो है यूनिक है। यूनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब इक्वल है, हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5, R/5, R/5 और R/5। ठीक है, तो अगर हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 1/R डैश जो कि होगा 1/R1
प्लस 1/R2, और ये कहाँ तक जाएगा 1/R5 के पास, जो कि हो जाएगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, जो कि टोटल अगर हम निकालने जाए इसको, ये बन जाएगा तुम्हारा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, जो कि हो जाएगा मेरा 25/R। जी हाँ, जब हम 1/R' निकालने जा रहे हैं, R' क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो R' सिर्फ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा R/25। अब देखो बच्चों, हमसे पूछा गया R/R' क्या है, तो R/R' निकालेंगे, वो हो जाएगा R/R/25। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, R/R इंटू 25, R कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 25। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों 25। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 bulbs are rating 100 watt, 220 volt and 60 watt, 220 volt respectively. Which bulb has higher resistance? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग रहता है हर एक बच्चों के लिए, इवन टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि आखिर इसमें से चारों ऑप्शन में से होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर है, साथ में वोल्टेज है, पावर है और वोल्टेज है। बहुत सारे बच्चों, अभिभावक और टीचर को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो अब चलते बेसिक, पावर का फॉर्मूला क्या है जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, V²/R। ठीक है, अब हमको पता है यही फॉर्मूला से कि R जो होगा V² क्या होगा P। अब यहां से पता चल रहा है कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर का, क्या है, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर का। कब, व्हेन PD पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या है, कांस्टेंट है। और देख लो कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 220 वोल्ट है और यहाँ पे भी क्या है 220 वोल्ट है। तो अब देखो बच्चों, जिस बल्ब का पावर कम हुआ उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बताओ बच्चों कि इस क्वेश्चन में किस बल्ब का पावर कम है, तो हमारे पास है 60 वाट, तो जो 60 वाट बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, सबसे हाई होगा। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा, और इस तरह क्वेश्चन बनाते समय ये फॉर्मूला जरूर दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन में हमेशा ही गलत टिक लगा के आते हैं बच्चे, आप भी लगा के आओगे, इसलिए इस क्वेश्चन को खास करके आप ध्यान दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर A and P ऑफ द सेम मटेरियल। तो बच्चों बताओ, अगर सेम मटेरियल से बना हुआ है तो दोनों में क्या कॉमन होगा, दोनों कंडक्टर में क्या कॉमन है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं, दोनों का रेजिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। रेजिस्टिविटी तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। तो R रेजिस्टेंस RA हो या RB हो, उसका रेजिस्टिविटी जो होगा वो सेम है, जो कि हम लोग लेंगे रॉ। ठीक है, और क्या डिफरेंट है, तो डिफरेंट है उनके लेंथ, एक का लेंथ कैपिटल L है तो दूसरा का लेंथ है 2 टाइम्स कैपिटल L। वैसे एक का लेंथ रेडियस अगर हम R ले रहे हैं तो दूसरा का रेडियस क्या हो जा रहा है 2R। तो बच्चों हम लोग को मालूम है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ L/A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो समझो कि अगर हम रेजिस्टेंस A का अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहे, कंडक्टर A का रेजिस्टेंस निकालना चाहे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रॉ L कैपिटल L/पाई स्मॉल r का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हमारा रॉ L/πr²। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं। सिमिलरली हम लोग रेजिस्टेंस B निकालते हैं, जो कि रेजिस्टेंस है कंडक्टर B का, वहां पे हम लिखेंगे रॉ 2L/पाई 2R का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा रॉ 2L/4R², जिसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं रॉ 2L/4πr²। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं हम लोग। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन काफी इजी हो गया, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है RA/RB। RA/RB कितना होगा, तो
तो आर ए देख लो बच्चों कितना है, ये आर ए है रॉ एल बाई ए, तो हम लिखते हैं रॉ एल बाई पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली आर बी कितना आ जा रहा, रॉ 2l बाई 4 पाई आर स्क्वायर, रॉ 2l बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना काफी आसान है, रॉ एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर बाई रॉ 2l। अब हम एलिमिनेट करते हैं, रॉ से सबसे पहले रॉ को कैंसिल कर दो, एल को एल से एलिमिनेट करो, पाई को पाई से करते हैं, आर स्क्वायर से, हमारे पास एक ही चीज बचता है 4/2। अगेन हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं 2/1, तो हमारा रेशियो हो जाता है 2:1। तो बच्चों हमारा सही रेशियो है 2:1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिए होंगे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई होगी, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग और सारे वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें इस तरह का क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप जरूर इस टॉपिक को पढ़िए, अगर पढ़ने से आपको झटका लग रहा है, इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है, तो जरूर और जरूर लाइक बटन को प्रेस करिए। लाइक बटन को प्रेस करने से आपको कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा, बस ज्ञान जरूर बढ़ेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।